Hi everyone, welcome back guys once again to this channel एनसीईआरटी का ज्ञान। ठीक है, तो आज आपका नीट का एग्ज़ाम था यार, आई होप अच्छा ही गया होगा। और जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये लगभग 1 बजे रात के, तो तब तक कई बच्चों ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी जो कोचिंग है, बड़ी कोचिंग, उनके आपको जो है आंसर की मिल चुकी होगी और आपने अपने नंबर भी लगा दिए होंगे। ठीक है, कितने आए नंबर। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, ये जो अपना आज का पेपर हुआ था नीट का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस तरीके से देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर वो देखेंगे, और वो आंसर एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से आया है उसको देखेंगे। तो मैं इसको मतलब इसको कैसे सॉल्व करूंगा ना, मैंने डॉट डॉट से पहले तो इसके आंसर यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, डॉट डॉट से मैंने आंसर कर दिए हैं यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे ये करूँगा, एनसीईआरटी की वो लाइन की ना यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस लाइन से आया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बॉटनी के सेक्शन ए से। अच्छा, उससे पहले यार मैं ना देख लेता हूँ कि ये कोड कौन सा है। ठीक है, पेपर में लेके 1 मिनट रख लेता हूँ। ठीक है, तो कोड है E1। ठीक है, E1 कोड है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, 101 है, तो इसमें क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। वन लेबल्ड एज असर्शन और रीजनिंग है, तो जो ए वाला है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। और दूसरा क्या है, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन अ कैप्सूल। तो इसमें हमें आंसर जो है इसका करेक्ट क्या है, ये वाला। अब ये करेक्ट आंसर क्यों है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, उसका मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, अभी नहीं, बाद में डाल दूंगा मैं। ठीक है, मतलब अभी तो मैं लाइव इसको बना रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। फिर क्या है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर। अब जो हैप्लॉइड होता है वो कौन होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। डिप्लॉइड कौन होता है, जाइगोट होता है, क्योंकि वो सिनगैमी से बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट के मिलने से बनता है। 103 है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब भी कोई आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है या मूवमेंट होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं नेक्टर के साथ, तो वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आता है फिनोमिना ऑफ पिलियोट्रोपिज्म रिफेयर टू, जेनेटिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। तो पिलियोट्रोपिज्म क्या कहता है, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक ही जीन जो होती है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करती है। तो उसका एग्जांपल क्या है, पिलियोट्रोपिक जीन, सॉरी वो पिलियोट्रोपिक जीन का फिनोमिना हो गया। ठीक है, ये हो गया 105 तक। अब इसके बाद आता है 106। तो क्या लिखा है, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, इथेनॉल इसमें आंसर है इसका। अब अमंग द इविल क्वाड्रेट, जो इविल क्वाड्रेट पढ़े थे ना हमने, ठीक है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी की लाइन से है ये। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, अब यूवी रेडिएशन जब आती है, जब यूवी रेडिएशन डालते हैं तो डीएनए को स्ट्रेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से ना, जो कि हमें कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद। दैट इज 109, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैंगनीज इसका आंसर है। ठीक है, एक्सियल प्लेसेंटेशन कहाँ पे ऑब्जर्व होती है, चाइना रोज में, पेटूनिया में और लेमन में। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। फिर जो प्रोसेस ऑफ अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स होते हैं, कौन सी स्टेज में होते हैं, सब डिवीजन ऑफ प्रोफेज में, ये होते हैं पैकेटिन में। ठीक है, अब जो रिएक्शन सेंटर होता है पीएस सेकेंड का, वो क्या होता है, 680 नैनोमीटर का। 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इस पर काम करता है। अब ये आने के लिए जो प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होती है, ये किससे पता चलता है, अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्थे चेज से, जो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट था उससे। ठीक है, अब अमंग यूकैरियोट्स जो रिप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो कहाँ पे होता है, एस फेज, मतलब जो सिंथेसिस फेज होता है उसमें होता है।
अब 10115 में क्या है, जो टिश्यू कल्चर होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में जो लीफ मीजोफिल सेल्स होते हैं, इनको आप कहाँ डालते हो, कल्चरल मीडियम में डालते हो। लीफ के जो मीजोफिल सेल्स है उसको आप कहाँ पे डाल रहे हो, कल्चरल मीडियम में डाल रहे हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सेल्स डिवाइड करके क्या बना देते हैं, कैलस बना देते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई परमानेंट सेल है, ठीक है, जो डिवाइड नहीं कर रहा, बट लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, और पैरेनकाइमा क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना। तो परमानेंट टिश्यू डिवाइड तो करता नहीं है, बट लेकिन सर्टेन कंडीशन में वो डिवाइड करके कैलस बना रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। अब सेलुलोज जो होता है वो ब्लू कलर को डो नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है। अब अगर हम स्प्रे करते हैं इस किसका फाइटो हार्मोन का, किसमें, जुवेनाइल कोनिफर्स में, हेल्प इन हास्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, गिबरलिक एसिड, ठीक है। देन आता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से यार, मतलब आप सोचो नीट जो है ना वो एनसीईआरटी ही है, ठीक है। तो जो फोर्स जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन से, वो लिफ्ट करता है जाइलम साइज कॉलम को ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट, और उतनी ऊपर तक लेके जाता है। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीव सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री। अब ट्रांसपिरेशन कॉजेस कूलिंग ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में इवापोरेशन हो रहा है और इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो यहाँ पे होता है इवापोरेटिंग कूलिंग होती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। देन इसके बाद ऊपर आते हैं अब आता है फैमिली फेबेसी डिफरेंट फ्रॉम सोलोनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलोनेसी और लिलिएसी। तो इसका भी जो है आपको एनसीईआरटी में आंसर मिल जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो होते हैं, रिफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज जो एक्सप्रेस एज आरएनए, ठीक है, एक्सप्रेस एज प्रोटीन नहीं, एक्सप्रेस एज आरएनए, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। अब फॉलोइंग क्या करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आपको हर क्वेश्चन की जो आंसर है ना उसकी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं आपको दिख रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। अब डिट्रीवोस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन, लीचिंग, ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म, ये सब भी क्या है अपने एनसीईआरटी में ही है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा ये लिखा है ना, डिट्रेटस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नहीं, डेड मैटर से शुरू होती है वो। अब जो थिकनिंग होती है ओजोन की, तो डॉप्सन यूनिट होती है, आपको पता है, उसी से मेजर करते हैं इसको सिंपली, ठीक है। देन इसके बाद आता है 1 to 3। तो 1 to 3 में क्या है, लेड वुड हैव फ्यू xylary elements with narrow vessels, cambium is less active in winters, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर किसमें होता है, एनाफेज सेकंड में होता है। अब ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कन्वेंशन हुआ था अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। अब हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने वो यूज होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच2। अब ये आर क्या होता है, आर इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक साइकिल जो होती है केल्विन साइकिल, उसमें कितना एटीपी यूज होता है, उसमें होता है 3 एटीपी यूज होता है और 2 NADPH2 यूज होते हैं, ठीक है। एक साइकिल जो केल्विन साइकिल होता है उसमें कितने एटीपी यूज होते हैं, 3 एटीपी और 2 NADPH2। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी साइकिल होती है, 6 साइकिल होती है। तो एक साइकिल में इतना यूज हो रहा है, तो 6 साइकिल में कितना हो जाएगा, 6 into 2 मतलब 6 into 3 एटीपी ना, तो ये 18 एटीपी इधर का आंसर आ गया, और 2 into 6 6 to 12 ये हो गया। समझ में आया ना,
क्या बोला उसने, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है ना, एक केल्विन साइकिल में 3 एटीपी यूज होते हैं और 2 NADPH2 यूज होते हैं, और 6 ऐसी साइकिल होती हैं जिसकी वजह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो उसको 6 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। देन इसके बाद आता है, वैसे हो सकता है कि बच्चे यार ये देखें भी ना, बट लेकिन इसको मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देखने की, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा NCERT की लाइंस के बारे में। अब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है ना रिकॉम्बिनेंट DNA की, तो चिल्ड इथेनॉल को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, मतलब चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, DNA को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। ठीक है, ओके। अब बता 1 to 9, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA बनाना, 5SR RNA बनाना और SNRNA बनाना। NCERT की लाइन। फंक्शन क्या है टेस्ट सेल्स का कॉर्न कॉब में, सिंपल है, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हाँ, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, तो ये भी क्या है एग्जाम्पल दिए हैं आपको NCERT में। फिर जीन गन, जिसको बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें किसका यूज करते हैं, टंगस्टन और गोल्ड का। और ये जीन गन किसके लिए यूज होता है, प्लांट सेल में DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, एनिमल सेल में DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या रहता है, उसमें रहता है अपना वो माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे अगर पेपर अच्छा गया तो अच्छी बात है यार, अगर पेपर अच्छा नहीं भी गया है ना तो कोई बात नहीं यार, डिप्रेस मत होना और अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, अब आता है 133, तो इसमें क्या है, एंडार्च एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन रेफर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट। सेकेंडरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम की बात होती है यहाँ पे, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 जो है, एक्सार्क कंडीशन द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, सही है। ठीक है, तो इसका पहला गलत है, दूसरा सही है। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ये आपको पता होगा, ये है अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला है, जो हमारे वो थे ना अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, ये किसके स्टूडेंट थे, ये आप ही नीचे कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, एसरसन और रेजिंग। ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, उसके जो 2 स्टेप होते हैं उसमें ATP का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है, देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तब ATP का यूटिलाइजेशन होता है ना, ये ATP से ADP बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज से फॉस्फेट से क्या बन रहा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो यहाँ पे भी ATP का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये लिखा है ना, फर्स्ट ATP यूज इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और सेकंड ATP यूज होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं उसको, रॉन्ग वाले में जाएंगे। अल्गल ब्लूम कॉजेज एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, इंप्रूव वाटर क्वालिटी। अल्गल ब्लूम वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करते, उसको क्वालिटी को बल्कि डिक्रीज करते हैं और प्रमोट करते हैं किसकी, फिश की मोर्टेलिटी को, फिशरीज को प्रमोट नहीं करते, मतलब मछलियों को मारने में मार देते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये NCERT की लाइन दी हुई है अपनी। अब कितने प्रोटीन होते हैं राइबोसोम में, 79 to 80 होते हैं वैसे, तो यहाँ पे 80 ऑप्शन है तो अपन 80 कर देंगे। फिर हम लोगों ने क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है। लैंगडॉन डाउन ने तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, मतलब नहीं ढूंढा था ना, वो तो डाउन सिंड्रोम ढूंढा था। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्लेनफिल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें XXY हो जाता है ना, और डाउन सिंड्रोम में 21 ट्राइसोमी होता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक्सो हो जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर करेक्ट क्या है, B and E। B ये हो गया, E क्या हो गया, ये स्टेराइल होते हैं। देन आता है ये मैच द फॉलोइंग। इसमें ग्लाइकोलाइसिस का देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। EMP किसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, 3 साइंटिस्ट के नाम पे। अब TCA ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस होता है। तो ये हो गया। ठीक है, और बाकियों को और मिलाएंगे, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे लिखा है ना हेडिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये इसके आंसर हो जाएगा 4th वाला। ठीक है,
देन इसके बाद आता है 140। अब फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होती है, वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। बिल्कुल, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है किसमें कन्वर्ट होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे फ्लावर बन जाता है। अब जो इंटरनोट होते हैं शूट के, वो गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। लीव्स बनाने की जगह पे वो क्या बना देते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस बना देते हैं, मतलब फ्लावर के पार्ट्स को बना देते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, गिवन बिलो सर्टेन रीजनिंग है। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड कैरिड बाय एयर करंट, एनसीआरटी लाइन, ठीक है। एयर करंट कैन carry the pollen grain to the mouth of the archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube are not formed। ये गलत है, pollen tube बनती है। तो क्या हो जाएगा, A is true, R is false, ठीक है। खांसी हुई यार। चलो अब इसके आगे देखते हैं, मैच लिस्ट 1 and 2। तो इसमें क्या है, कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर, ठीक है। एडहेशन क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन सही है। गटेशन क्या होता है, गटेशन होता है ऐसे लीव्स होती है ना, लीव्स में क्या होता है, इधर साइड साइड में सुबह देखोगे तो पानी ऐसे अटका हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या रहते हैं ना, पोर्स रहते हैं जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोथोर्स, उनके थ्रू वाटर का लॉस होता है, उसे बोलते हैं गटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैमिऑस्मोसिस। कैमिऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ये चीजें चाहिए होती है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन का डिफरेंस होता है ना, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होता है बाहर कम होता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। देन मिलेनोइट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो मिलेनोइट होता है ये क्या करता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है। कैसे इनिबिट करता है, ये क्या करता है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स 2 होता है जिसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, तो उसके ब्लॉकेज को करता है ये मिलेनोएट, और तब यहाँ पे ये चीज़ें होती है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लेंटिसल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ही होते हैं, तो ए वाला तो सही हो गया। आंसर इसका डी है साथ में, फेलोजेंस इज अ सिंगल लेयर इन थिकनेस, सही है, ठीक है। देन आता है मैच लिस्ट 1 and 2। तो 1 and 2 ये अपना सेल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले है अपना ये आंसर हो गया ये वाला। ए का क्या हो जाएगा, 4th एम्फेज, इक्वेशनल डिवीजन होता है ना, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। फिर जो बी है वो क्या है, फर्स्ट, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा G2 फेज में, ऐसा होता है ना, G1 S और G2। फिर क्वेश्चन स्टेज होता है, क्वेश्चन स्टेज जो होता है वो इनएक्टिव स्टेट होती है, जिसे G0 भी बोलते हैं, बट यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आगे दिया हुआ एक। फिर डी वाला जो है उसका आंसर है ये वाला, कौन सा, 3rd वाला, ये एनसीईआरटी की लाइन है। देन आता है अपना ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो म्यूचुअलिज्म जो है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, रुक जा, दोनों का फायदा होता है, ठीक है, मतलब ये वाला। इसमें क्या है, बी वाला जो है उसका 1 हो जाएगा, सी वाला जो है वो क्या है, एमेंसिलिज्म, तो एमेंसिलिज्म जो हो जाएगा वो 2nd हो जाएगा, और डी वाले का क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। देन इसके बाद गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा होगा। 2 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, कंपीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होता है, मतलब जो कमजोर होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। नहीं, हर्बीवोर्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से, तो ये वाला इसका आ जाएगा। देन ही हो गया अपना मिनरल न्यूट्रिशन से आ गए यहाँ पे क्वेश्चन। आयरन जो होता है एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस्ट है। बोरॉन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो सीधा सीधा आंसर है। अब जो मेन स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये पूरा उससे दे रखा है ना एनसीईआरटी में।
सबसे पहले डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से मदद से सेपरेट कर देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, डी क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पीसीआर की मदद से हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देंगे और फाइनली क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, होस्ट सेल में। अरे भाई साहब ओके, चलो आगे देखते हैं। तो 151 है, इसमें क्या है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है, एक सर्जिकल मेथड है, सही बात है, ठीक है। कॉइटस इंटरप्टस, ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है। फर्टिलिटी पीरियड जो रहता है उसमें कॉइटस को इंटरप्ट करते हैं ना। फिर सर्वाइकल कैप क्या हो जाएगा, एक बैरियर मेथड हो जाएगा। सहेली क्या है, ओरल मेथड है, ठीक है। सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉइडल भी होती है। तो ये हो गया, इसका आंसर है। उसके बाद कहते हैं वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल ओपन टू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटर, सही है। और जो ये होता है बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल किसका बना होता है, सर्वाइकल कैनाल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे अपने आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका ये है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब पता है ना आपको, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल क्या होता है या हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, जैसे कि अपना डीडीटी का आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है, हाँ ये तो अपना एनसीईआरटी से दे रखा है डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, रिलेटिव्स के बीच में जो मीटिंग है वो ये रिप्रेजेंट करता है पेडिग्री एनालिसिस में। इसके बाद कौन सी ऐसी डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकती है अगर उसे अर्ली डिटेक्ट किया जाए और ट्रीटेड प्रॉपरली किया जा सके, तो गोनोरोइया ही है, बाकी ये ट्रीट नहीं हो सकती, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। देन ये तो अपना आ गया उससे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लास्ट वाले टॉपिक से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हीरोइन और ये वो सो है, इसका आंसर है ये, डायरेक्टली देख लेना इसको, ठीक है। देन आता है इसमें, हाँ ये अपने क्या हो जाएंगे, ये उससे हो गया ना बोन वाले चैप्टर से। तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं यार, तो फिर मैं टिकी मार के आगे बढ़ता हूँ ना, नहीं तो वीडियो वैसे भी 22 मिनट का हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक प्रोटीन, आप इमेजिनरी लाइन की तरह मानो एक प्रोटीन को। जो लेफ्ट एंड है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड को, जिसको सी टर्मिनल बोलते हैं, और राइट एंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड को, जिसको एन टर्मिनल बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। अगर आप डायग्राम में देखोगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहां पे राइट साइड सी है और लेफ्ट साइड एन है, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप होती है और 2 सब यूनिट बीटा टाइप होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो कौन सी चेन में होता है, प्लीज कमेंट। अब इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये हमारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना कुछ, उनका एक आपस में क्या होता है, करेक्शन होता है। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएंगे। कौन कौन पार्ट नहीं है, तो ए, सी और ई नहीं है, ठीक है। अब बताए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आरएनए म्यूटेट फास्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, आरएनए फास्टर म्यूटेट करता है। क्यों करता है, बिकॉज आरएनए का वो वायरस में आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, ठीक है। आरएनए क्योंकि रिएक्टिव होता है ना। अब जो वायरस होता है उसमें आरएनए होता है, तो शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, म्यूटेट करता है और इवॉल्व फास्टर, सही है। आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर, और जो वायरस है उसके अंदर आरएनए तो वो भी क्या करेगा, फास्टर म्यूटेट करता है, इवॉल्व फास्टर, ठीक है। तो दोनों सही है ये। देन इसके बाद आता है ये सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, पीजेड। ये क्या करता है यहाँ पे, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज कराता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिलीज कराता है। जीआईपी क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाके काम करता है। एएनएफ क्या है, एंटी नेफ्रोटिक फैक्टर, जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है, हार्ट के आर्टरिया से निकलता है। एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो किडनी से निकलता है, जो कि क्या करता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाके ब्लड वाटर का एब्सॉर्प्शन कराता है। ऑल्सो एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन, पता होगा आपको, ठीक है। वेसोप्रेसिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। हाँ, अब
एंडोमेट्रियम जो होता है नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के लिए, सही है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम तो जरूरी चाहिए ही ना वहां पे। अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्रेक हो जाती है। कॉर्पस लूटियम से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन, अब कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखने के लिए। तो कॉर्पस लूटियम टूटा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हुआ और एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब आता है 163। तो इसमें क्या हो गया देखो, रिंगवर्म, ट्राइको फाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, ये सब आपने पढ़े होंगे। फिर फिलारिएसिस, फिलारीबुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। फिर मलेरिया क्या है, मलेरिया का तो अपना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। तो वो मैलिग्नेंट मलेरिया कौन करता है, प्लीज कमेंट। उसके अलावा निमोनिया है, निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो आंसर इज ये। ठीक है, अब इसके बाद आता है, हाँ ठीक है, लो टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम को इनएक्टिव रखता है, इनएक्टिव स्टेट में रखता है। बट अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोटीन का बना है और प्रोटीन क्या होता है हाई टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, हाँ देखो, when the inhibitor closely resemble with the substrate in its molecular structure inhibits the activity of the enzyme। ये अपना एंजाइम है, ठीक है भाई, ठीक है, ये अपना एंजाइम है और ये एक इनहिबिटर है और ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब क्या बोला उसने, when the inhibitor closely resembles the substrate, इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट है ना, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, लगभग एक जैसा है। तो अब ये करेंगे, एंजाइम से जुड़ेंगे, दोनों जुड़ सकते हैं, बट लेकिन अब क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन जुड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। मतलब ये इनिबिटर आके इससे जुड़ जाएगा एंजाइम से और एंजाइम को इनिबिट कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कंपटीशन क्यों हुआ, क्योंकि इनका दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो होती है वो काम करती हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पे, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे बाद में। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, देन क्या आता है यहाँ पे अपना, ठीक है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, इसका आंसर ये है, देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। अब सीरम, देखो किसी बीमारी को बहुत जल्दी ढूंढना है, अरे कहाँ जा रहा भाई, किसी बीमारी को बहुत जल्दी ढूंढना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ना। तो इसमें कन्वेंशनल, ये तो कन्वेंशनल है, सीरम और यूरिन एनालिसिस, इसमें जल्दी डिजीज डायग्नोस नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ये, नॉट सर्व द पर्पस है ना, तो ये आंसर हो जाएगा ये। बाकी सारे अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं। देन इसके बाद क्या आता है, लेपर्ड और लायन जो है एक ही फॉरेस्ट में रहते हैं, तो कंपटीशन हो गया ना इनके बीच में। फिर ये कुकू और क्रो, ये तो आपको ब्रूड पैरासिटिज्म पता होगा आपको, वो दूसरे के अंडे, दूसरे के घोंसले में अंडा देते हैं। फिर फंगी और रूट के बीच में म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा हो रहा है। कैटलिग्रेट और कैटल जो है वो कॉमन सेलिज्म है, क्योंकि इसमें जो कैटलिग्रेट है, आप कैटलिग्रेट समझते हो ना, एक चिड़िया होती है जो क्या होता है, कैटल मतलब जैसे गाय है, गाय क्या करे, घास खा रही है, तो गाय के ऊपर वो बगुले वगुले नहीं रहते, वो होते हैं वो, ठीक है। तो क्या होता है, जब गाय घास को खा रही है तो घास को उखाड़ेगी, तो जब वो घास को उखाड़ेगी तो क्या होगा, घास के साथ साथ कीड़े मतलब जमीन से ऊपर आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो कैटलिग्रेट है उनको आसानी से कीड़े मिल जाएंगे। अब इसमें कैटल का तो कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं है ना, बट लेकिन कैटलिग्रेट का फायदा हो रहा, तो एक को फायदा, दूसरे को कुछ भी नहीं, तो कॉमन सेलिज्म, तो ये हो गया इसका, ठीक है। देखो सीधे सीधे दे दिया ऑप्शन डायरेक्ट सामने, तुक्का मारना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में ना। ओके, अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, लिगामेंट आर डेंस इररेगुलर टिश्यूज। अब देखो लिगामेंट, सॉरी अब देखते हैं लिगामेंट्स क्या बोले उसने, डेंस इररेगुलर टिश्यूज। एक्चुअली जो डेंस इररेगुलर टिश्यूज होते हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो लिगामेंट तो नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यूज। अब कार्टिलेज एक डेंस रेगुलर नहीं है, कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस रेगुलर के एग्जांपल क्या है, टेंडर और लिगामेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है 169, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो पॉजिटिव चार्ज डीएनए, अरे भाई डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, नहीं होता, तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया अपना, ठीक है। इन यूकैरियोट्स
जो नेगेटिव चार्ज डीएनए वो रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑप्टमर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। ऐसे न्यूक्लियोसोम होता है, उसके ऊपर डीएनए ऐसे घुमा हुआ रहता है ना, तो ये तो सही है, पहला गलत दूसरा सही। देन ये आपने पढ़ा होगा आई वाले में फोविया। फोविया पता है आपको पॉइंट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव होती है और ब्लड वेसल्स भी आती है और फोटो रिसेप्टर एब्सेंट रहते हैं, रॉड और कोन सेल एब्सेंट रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद आइरिस है, जो आइरिस का कलर रहता है वही विजिबल कलर होता है आई का ना, ठीक है, और वो रेगुलेट भी करता है प्यूपिल के डायमीटर को। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? पॉइंट, अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, तभी ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे, वो आई में देखा होगा आपने, एक साइड पीछे की तरफ को क्या होता है, रेटिना की तरफ को ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे क्या होता है ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई बॉल को, ब्लड वेसल्स भी होती है वहाँ पे, फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। जो फोविया होता है, फोविया वो पॉइंट होता है जहाँ पे विजुअल एक्यूरेसी या जो रिजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। देन स्क्लेरा क्या है? एक्सटर्नल लेयर हो जाएगी। तो आंसर इज ए, ठीक है। देन इसके बाद है 171। तो हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसका आंसर आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये मिल जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसके क्या है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं मैमल्स, उनमें साइक्लिक चेंज होता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रोसाइकिल। सही बात है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं, मेनोपॉज तो लास्ट होता है ना, मेनार्च होता है जो पहला होता है। अब लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सही है, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज, सही है। तो आंसर इज डी। अब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? आईआरवी, ईवी, ईआरवी और टीवी। ये क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। देन 174, इसमें ईसीजी वाला क्वेश्चन आ गया। पी वेव रिप्रेजेंट करती है किसको? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्यूआरएस रिप्रेजेंट करता है किसको? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और टी किसको करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है। तो इसका आंसर इज ए। देन आता है 175। तो 175 में क्या है? एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। नहीं, एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं होता है। एमनियोसेंटेसिस किस लिए होता है? ये होता है इसलिए ताकि हम पता कर सके कोई जो बच्चा है ना, फीटस है, उसको कोई वैसी बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। और अगर जेनेटिक डिजीज बहुत डेंजरस है तो क्या कर देते हैं? फॉलोड बाय, आपको पता है क्या करते हैं? फॉलोड बाय, प्लीज कमेंट, ठीक है। अब बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, चेक इनक्रीमेनेसिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। अब एमनियोसेंटेसिस पे अगर बैन हो जाएगा ना, तो उससे क्या है? फीमेल फिटिसाइड जो थे, जो होता था ना, वो अब कम हो गया, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था, और फिर आपको पता है क्या होता था, ठीक है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ, अब जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो एंटर करता है सीकम में, और वो जो उसका बैक फ्लो होता है वो प्रिवेंट होता है इलियोसिकल वाल्व से। स्पिंक्टर ओवरी कहाँ पे होता है? हिपेटोपेनक्रिएट, हिपेटोपेनक्रिएट होता है ना शायद। हाँ, जेड, ये क्या है? ये अपना लैक ओपेरॉन है। तुम यार इरिटेट हो गए होंगे मेरी खांसी से, चलो ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में क्या है? ZYA। तो इसमें क्या है? जो अपना Z है वो रिप्रेजेंट करता है बीटा, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। Y क्या करता है? परमिएज को बनाता है, जो परमिलिटी इंक्रीज करता है। A जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज को बनाता है, ठीक है। और I किसे बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन को, ये। देन आता है 178। तो इसमें क्या है? पेप्टिक सेल। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। गॉबलेट सेल, म्यूकस, पेप्टिक सेल, ये ठीक है। हिपेटिक सेल, बाइल जूस, इसका आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। आपको पता है जो अमीबा होता है ना, उसमें जो सूडोपोडिया होता है, उस सूडोपोडिया को बनाने के लिए भी साइटोस्केलेटन रहते हैं। तो साइटोस्केलेटन मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है जनरली। अब गिवन बिलो एसर्शन रीजन है, ठीक है। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्टिकल होता है, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला में रिलेटिव पोजीशन होने की वजह से उनको कॉर्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ये तो पता होगा आपको, है ना। अब इसका जो रीजन है वो क्या है? इसका रीजन है, मतलब क्या दे रखा है? जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं
हैव शॉर्ट लूप ऑफ एनले, नहीं। देखो किडनी में कॉर्टेक्स होता है बाहर की तरफ, मेडुला होता है अंदर की तरफ। तो जो मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले है ना वो बहुत ज्यादा अंदर तक डीप इनसाइड द मेडुला जाया रहता है, वो बहुत ज्यादा लंबा रहता है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देन आता है अपना 181। तो 181 में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो पहला तो सही है। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ये रिमूव करता है आयनिक रेडिएशंस को, नहीं, ये रिमूव करता है पीएम को, पार्टिकुलेट मैटर्स जो छोटे छोटे होते हैं ना, PM 2.5 वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर है। देन आता है ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीजेस विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। बच्चे में होता है ना डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को एक और नाम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइजोमी 21। ठीक है, 21 नंबर की 3 वो हो जाती है कॉपी ना। अब रेडियल सिमेट्री किस में नहीं मिलती है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में नहीं मिलती है। ठीक है, 184 में क्या है, जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं उसमें HIV रिप्लिकेट कहाँ करता है, तो HIV रिप्लिकेट कहाँ करता है, हेल्पर T सेल्स में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर HIV बहुत ज़्यादा बनता है ना, किसके अंदर, हेल्पर T सेल्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है, BAC क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC क्या होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PPR 322 तो है ही एक क्लोनिंग वेक्टर। प्रोब नहीं है क्लोनिंग वेक्टर ना, प्रोब का काम होता है, प्रोब का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, जैसे VNTR प्रोब, VNTR को ढूंढने के लिए होता है ना। अब देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज लॉजिकल ग्रोथ ना। तो जो लॉजिकल ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, एक टाइम के बाद खत्म होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड मान के चलते हैं। और एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में जिसमें एज बढ़ेगी आगे जा करके, तो इसमें क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज जो कि लार्ज होगी बाय रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब जो इस एक्सपेंडिंग एज पिरामिड होगा ना उसमें जो बच्चे होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है ना, समझ लो ना, ये आपने पढ़ा होगा, बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव समझ रहे हो, रिप्रोडक्शन से पहले, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो बच्चे ही तो है ना वो। तो बच्चे जब ज्यादा हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। ऐसे करके होता है ना पिरामिड, ये तो यहाँ पे बूढ़े होते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव होते हैं, यहाँ पे बच्चे होते हैं। तो जब 10 साल बाद क्या होगा, ये वाले इनकी डेथ हो जाएगी, ये वाले यहाँ चले जाएंगे, और ये जो है बच्चे ये रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे यहाँ। अब ये ऊपर आ जाएंगे ना, तो रिप्रोडक्टिव में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बड़े भी तो होंगे ना, तब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। स्टेबल एज पिरामिड में क्या होगा, जो इंडिविजुअल होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के, वो दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव है, ये प्री रिप्रोडक्टिव, जितने रिप्रोडक्टिव में उतने प्री रिप्रोडक्टिव में, तो आने वाले टाइम में भी क्या होगा, उतने ही यहाँ ऊपर आएंगे। तो आंसर इज ए। ओके, कॉर्डेट्स के उसमें क्या करेक्ट है, तो इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सही बात है। कॉर्डेट्स क्या होता है ना, एडवांस होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलेगा ही ना। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, तो आंसर इज BNC। ठीक है, देन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो कि सेक्सुअल बिहेवियर या एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, एनसीईआरटी की लाइन है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। बहुत खांसी हो गई यार। अब बताइए यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, क्या होता है मैमल्स में, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेयर होते हैं, पिन्ना होता है और मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, मोनोकॉन्डाइल स्केल है ना, हमारा डाइकॉन्डाइल होता है। डाइकॉन्डाइल क्या होता है वो कमेंट करना है, अगर पता होगा तो आपको प्लीज कमेंट करना। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या चीज नहीं करता है, एक तो नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। अच्छा, स्लीप और वेक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। ठीक है, और डी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इन दोनों में ये इन्वॉल्व नहीं होता, तो आंसर इज सी। अब आता है, हाँ ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है ना, सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिन सेपरेट।
ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें क्या डिटेल में नहीं जाएंगे ना कुछ। ठीक है। देन मास्ट सेल कहाँ पे मिलते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे, इसका डायग्राम भी दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई में क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम रहता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहता है। उसके अलावा क्या है? ब्लड जो है वो क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या रहता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है। तो आंसर इज सी, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? तो जो प्रेजेंस ऑफ, अच्छा कौन सा फीचर है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप पता लगा पाते हो कि मेल ये है, फीमेल ये है, ठीक है। तो किससे पता लगा पाओगे क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एनल स्टाइल से। जो एनल स्टाइल है वो किस में होगा? सिर्फ मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। तो उससे आप पता लगा पाओगे ना कि भाई हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर पाओगे ना कि मेल ये है, फीमेल ये है, अलग अलग। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, 194। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलो? देखो यहां पे क्या होता है? कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए में ना। तो जो कोडिंग, ये ऐसे करके मैं बना रखा, ठीक है। ये मैंने छोटा सीक्वेंस लिख दिया, इतना बड़ा नहीं लिखा यहाँ पे। तो ऊपर का होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे का होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो 3' से लेकर 5' होता है, और ये कोडिंग वाला 5' to 3' होता है। अब इसमें आपको पता होगा एक लाइन है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो कुछ भी कोड नहीं करता, वो कुछ नहीं बनाता, बल्कि जो mRNA बनाता है वो कौन बनाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये mRNA के सीक्वेंस दे दिया था, आपको डायरेक्ट mRNA का सीक्वेंस दे दिया था। अब mRNA का सीक्वेंस दे दिया तो आप किसका सीक्वेंस निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही mRNA बना है ना। तो mRNA का सीक्वेंस मिल गया आपको, तो उससे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल लोगे। जब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल लोगे तो उसकी मदद से आप कोडिंग स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस निकाल लोगे। और हमें पूछा ही किसका है? कोडिंग स्ट्रैंड का, समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड 5' से शुरू होता है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अच्छा, कॉकरोच, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन ब्रॉट अबाउट बाय, कैसे कैसे होता है? ये होता है यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स और फैट बॉडी। थर्ड। 195 तक हो गया, 42 मिनट का वीडियो हो चुका है। देन आता है 196। तो ड्यूरिंग जी, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ये बड़ी ट्रिकी यार, क्वेश्चंस बड़े सही रहते हैं नीट में ना। तो ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बोल दिया उसने, है ना। सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, नहीं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, एनसीईआरटी की लाइन में है ये। तो पहला वाला तो गलत हो गया। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरवेल, सही बात है। एस फेज में डुप्लीकेशन होता है सेंट्रोसोम का। उसके अलावा किसकी कॉपी बनती है? डीएनए की, मतलब डीएनए भी रिप्लिकेट करता है एस फेज में, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये 4th। अच्छा था। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, उसमें इनब्रीडिंग वाले टॉपिक में। तो इनब्रीडिंग जो होती है वो डिक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी को। इट एक्सप्रेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ लेस। ये सब सही है, ठीक है ना। ये गलत है, सॉरी ये गलत है का मतलब है कि क्वेश्चन क्या है आपका ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग का नुकसान क्या है? तो इनब्रीडिंग का नुकसान होता है, अगर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती है ना तो होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उससे क्या होगा? डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। तो ये क्या हो गया? इसका डिसएडवांटेज हो गया ना। तो उसने यही पूछा है कि डिसएडवांटेज कौन सा है। अब इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है? मेटिंग करते हैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की विद सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। ओके, अब देखो करेक्ट कौन सा है? एक्सेस इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर, नहीं स्विच ऑन कर देता है वो ऑस्मो रिसेप्टर्स को ना, क्योंकि एक्सेसिव लॉस हो गया तो भाई और लॉस नहीं होना, इसलिए स्विच ऑन करता है। बाकी क्या है? एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरिसिस। डायूरिसिस होता है बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना, तो वाटर के लॉस को कौन प्रिवेंट कर रहा है? एडीएच। तो सही बात है, वाटर क्या करता है? एडीएच क्या करता है? वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी के ट्यूबुलर पार्ट से, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से। इसके अलावा एएनएफ कॉजेज वेसोडाइलेशन, सही है। एएनएफ कब रिलीज होता है? एएलएफ कहाँ से रिलीज होता है? हार्ट के एट्रिया से। और जो एएनएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एट्रिनाट्रियोटिक फैक्टर। तो ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है ना, तो उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है? एएनएफ रिलीज होता है हार्ट से, और वो क्या करता है? वेसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, चौड़ा कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा।
एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एडीएच ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है क्योंकि इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। तो एडीएच ब्लड वेसल्स को प्रेस क्यों करता है? देखो, जब भी जीएफआर डाउन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता है ना, तो एडीएच एक्टिव होता है, मतलब वैसोप्रेसिन आता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, फिर से ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जीएफआर बढ़ जाता है। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो बोमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है ना, उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ना। अब वो फिल्ट्रेशन कम कब हो जाएगा, जीएफआर कम कब हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो भाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो कौन आएगा, वैसोप्रेसिन। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर। जीएफआर को डिक्रीज करता है क्या, जीएफआर को तो ये इंक्रीज करता है। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, बीसीडी करेक्ट। बस भाई अपने 2 क्वेश्चन बच गए अब, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। तो क्या है, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये बहुत ही सही क्वेश्चन बना रखा था। देखो, मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। वाह, मसल बंडल को ही फेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है, मसल बंडल को ही फेसिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेसिया। तो फेसिया होता है यहाँ पे, इसकी जगह पे तो सही होता, मसल बंडल को ही फेसिकल बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने ट्रिकी वो डाल दिया। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो एक टाइप का क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो कैल्शियम को स्टोर करता है, पता है अपने को, ठीक है। फिर इसका क्या है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस स्केलेटल मसल्स की क्यों होती है, क्योंकि वहां पे एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। फिर जेड लाइन, एम लाइन कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। नहीं, ये 2 जेड लाइन के बीच का जो होता है इसे सार्कोमेयर बोलते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होती है ना कॉन्ट्रैक्शन की। तो एम लाइन नहीं, जेड लाइन है। तो करेक्ट क्या हुआ, बी एंड सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बेसोफिल्स आर मोस्ट एविडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। नहीं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक भी होता है। बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपारिन को, सही है, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये सब क्या करते हैं ना, एलर्जी क्रिएशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन होता है अपना एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, हाँ। फिर बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सही है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी होते हैं। बेसोफिल्स आर किडनी शेप, नहीं, बेसोफिल्स आर एक्टिनोसाइट ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक है। तो फाइनली अपना जो है सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 47 मिनट में ये कंप्लीट हुआ है अपना, ठीक है, ठीक है, जल्दी हो गया था। तो बाकी यार, बाकी क्या बोलना है, गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है, सो जाते हैं अब यार। और बाकी ये है कि पढ़ते रहना, डोंट बी डिप्रेस, ठीक है, डिप्रेस मत होना। और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है, ये बस एक एग्ज़ाम है। नेक्स्ट टाइम मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना, शुरू से मेहनत करना, बल्कि कल से ही मेहनत करना शुरू कर देना। ये नहीं कि अभी तो यार अभी पेपर दिया है तो अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ होगा यार, अच्छी जगह आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, ठीक है, वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।